अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं एक बार फिर वादे के मुताबिक आपके सामने फिर हाजिर। तो आज भी हमारा मामूल के मुताबिक फिराक की गज़लें हमें चल रही थी। तो 3 गज़लें इसकी हैं दर्ज नहुम में। तो 2 का हमारा हो गया शरह। आज तीसरी गज़ल हम उठाएंगे। तीसरी गज़ल के अशार की हम अब आज शरह आपको बता देंगे। तो उम्मीद है कि आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तीसरी गज़ल है पेज नंबर 107 पे, 107 पे। ये पहला शेर है फिराक की तीसरी गज़ल का पहला शेर। आंखों में जो बात आंखों में जो बात हो गई है, एक शरह हयात हो गई है। ये हमारा पहला शेर है। आंखों में जो बात हो गई है, एक शरह हयात हो गई है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए गजल, दरअसल गजल की बुनियाद है हुस्न इश्क। हुस्न इश्क ये गजल की बुनियाद है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जैसा हमने गजल की तशरीह में भी पढ़ा है, हुस्न इश्क यानी आशिक और माशूक का मामला। आशिक और माशूक का मामला या आशिक और उसके महबूब का मामला। तो यहाँ पे दरअसल फराक गोरखपुरी अपने महबूब के बारे में ही बात कर रहा है। क्या कहता है? आंखों में जो बात हो गई है, एक शरह हयात हो गई है। यहाँ पे लफ्ज आया है शरह हयात। हयात हो गया जिंदगी, शरह हो गया मकसद, यानी जिंदगी का मकसद। दरअसल इस शेर में शायर कहना चाहता है कि मेरा जो महबूब है, हम एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं, आंखों में ही बात करते हैं। उससे क्या हो जाता है, जब मैं इशारों से अपने महबूब के साथ बातें करता हूं तो मुझे अपनी जिंदगी का मकसद हासिल हो जाता है। गर्ज फराक गोरखपुरी के कहने का मतलब है, एक आशिक के लिए इशारों में बात करना ही महबूब के लिए काफी होता है, उसके आशिक के लिए काफी होता है। वो इसको बहुत समझता है कि अगर मेरा महबूब मेरे साथ इशारों में ही बातें करता है तो वो उसकी जिंदगी का मकसद होता है। तो एक आशिक के लिए पूरी दुनिया उसका महबूब ही होता है। अब जब महबूब उसके साथ बात नहीं करता है, अलबत्ता इशारों में बातें करता है, तो उन इशारों की जो बातें हैं उनको वो अपनी जिंदगी का मकसद समझता है। गर्ज कहने का मतलब ये है, महबूब का बात करना ही जिंदगी का मकसद होता है एक आशिक के लिए। ये इस हिसाब से इसकी तशरीह है। आंखों में जो बात हो गई है, एक शरह हयात हो गई, यानी मेरा जब महबूब के साथ इशारों ही इशारों में बातें होती हैं, या आंखों ही आंखों में जब बातें होती हैं मेरा महबूब के साथ, तो मुझे वो उन इशारों से अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है। यानी महबूब के लिए इशारों में बातें करना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद होता है। तो उसके बाद दूसरा शेर, दूसरे शेर में क्या कहता है? दूसरे शेर में शायर के कहने का मतलब है, शायर कहना चाहता है कि क्या कहा है, क्या जानिए, क्या जानिए मौत क्या थी पहले, मौत क्या थी पहले, अब मेरी हयात हो गई, अब मेरी हयात हो गई है। ये भी आसान सा शेर है। शायर कहना चाहता है कि अपने महबूब से पहले, जब मेरा महबूब मेरे दिल में बसने लगा, मेरे महबूब से पहले मुझे जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, मेरे सामने जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, यानी बिना मकसद के मेरी जिंदगी थी। मगर जब मेरा महबूब मेरे दिल में बसने लगा, मगर जब मेरा महबूब मेरे दिल में बसने लगा, तब मेरी जिंदगी का
वैल्यू बढ़ गया, मेरी जिंदगी की कदर कीमत बढ़ गई। जब जिंदगी की कदर कीमत बढ़ गई तो सीधी सी बात है उसकी मौत भी फिर कीमती बन गई। तो उसी के हवाले से कहना चाहता है कि जब महबूब दिल में नहीं था, तब अगर मैं मरता तब अगर मैं मरता तो कोई गुमनाम सा आदमी मर जाता, मेरे मरने से कोई फायदा नहीं पहुंचता, ना मेरा मरना किसी को कोई फायदा देता। मगर जब मेरा महबूब मेरे दिल में बसने लगा, तो अब उसके बाद उसकी जिंदगी की जो मौत थी, जब उसकी जिंदगी के इख्तिताम पे उसकी मौत थी, तो उस मौत को वो कीमती समझता है। क्यों? क्योंकि किसी खास मकसद के लिए उसने अपनी जान दी, किसी खास मकसद के लिए उसने अपनी जान दी, अपने महबूब की खातिर, अपने महबूब के इश्क की खातिर उसने जान दी, तभी वो उस मौत को कीमती समझता है। तभी इसने कहा है, क्या जानिए मौत क्या थी पहले, अब मेरी हयात हो गई है। पहले मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं थी, आम सी जिंदगी थी। पहले मेरी मौत, अगर मैं मर जाता तो मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब मेरे दिल में मेरा महबूब बसने लगा, उसके बाद मैं सोचने लगा हूं कि अब अगर मेरी मौत आई तो उससे क्या हो जाता है। या तो मुझे जिंदगी का मकसद हासिल हो जाता, या तो मुझे जिंदगी का मकसद हासिल हो जाता, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात, मौत का एहसास अब होने लगा है। अगर उसका महबूब उसके दिल में बस रहा है, अब वो मरना चाहता है, या अब उसकी मौत आ जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे या तो जिंदगी का मकसद मिल जाता है, नंबर एक, या नंबर दो, वो इस लिहाज से चूंकि उसके दिल में महबूब बसता है, इसलिए वो मौत को अब बामकसद समझता है। वो मौत को अब बामकसद समझता है। क्यों? क्योंकि वो मर जाता है, मगर कुछ हासिल करके, महबूब का इश्क पाने के बाद वो मर जाता है। इसलिए अब ये मौत उसके लिए कीमती बन गई, क्योंकि बामकसद बनी, इसलिए ये कीमती बनी। तो उससे पहले क्या था? उससे पहले उसका कोई मकसद नहीं था, दिल में कोई इरादा नहीं था, महबूब दिल में नहीं बसता था, इसलिए बिना मकसद के वो पहली वाली जिंदगी थी। मगर जब महबूब दिल में बसने लगा, इसलिए अब वो जिंदगी बन गई, वही मौत अब उसकी जिंदगी बन गई, यानी जिंदगी का मकसद बन गया, जिंदगी का मकसद बन गया। ये दूसरा है। अब उसके बाद तीसरा शेर है। तीसरे शेर में शायर कहना चाहता है, इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई। इस दौर में बशर इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है, बीमार की रात हो गई है। आसान सा शेर है। कहने का मतलब ये है कि जो बीमार होता है, रात को वो तड़पता है, दर्द से कराहता रहता है, दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, हेजा से, परेशानी से, उदासी से, गमगीनी से। ये जो बीमार की एक रात होती है, जिसमें वो मुसीबतों से बिल्कुल कराहता रहता है, दुखों में होता है, परेशानियों में होता है। तो इसी तरह इसके कहने का मतलब है, आजकल का इंसान जो है, आजकल के दौर का जो इंसान है, वो भी इसी तरह बहुत सी मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में मुब्तला है। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह एक बीमार पूरी रात तड़पता रहता है दुखों से, परेशानियों से, उसी तरह आज का इंसान भी दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, गमगीनियों से और उदासियों से बिल्कुल परेशान है। यानी इसके कहने का मतलब है, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, बीमार की जो रात है उसके साथ उसने तशबीह दी है आजकल के इंसान की ज़िंदगी से। यानी आजकल का इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है, बिल्कुल उसकी तशबीह किसके साथ दी है? बीमार की रात के साथ। क्यों? क्योंकि बीमार जो रात में होता है बिल्कुल तड़पता रहता है, उसी तरह आज का इंसान भी तड़पता रहता है। उसके हालात ऐसे हैं, उसकी मुसीबतें ऐसी हैं, उसकी परेशानियां ऐसी हैं। तो इसलिए इस हवाले से ये बिल्कुल आसान सा शेर था। उसके बाद, जिस चीज़ को छू दिया तूने, जिस चीज़ को छू दिया तूने, एक बरगे नबात हो गई है। यानी शायर अपने महबूब को इस कदर अजीम समझता है कि जब मेरा महबूब किसी चीज़ को छू लेता है, अगर वो मुरझाए हुए फूल को भी छू लेगा तो उसमें भी नई जान पड़ जाएगी। ये दरअसल इंतहा दर्जे का इश्क, इंतहा दर्जे का यकीन,
इंतहा दर्जे का भरोसा अपने महबूब के तई फराग गोरखपुरी को है। इसलिए या हम यूं कहें कि फराग गोरखपुरी के लिए उसका जो महबूब है वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको अल्टीमेट है। तो तभी इसने क्या कहा है, जिस चीज़ को छू दिया है तूने एक बार ये नबात हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरा महबूब जिस चीज़ को भी छू देता है उसमें नई जान पड़ जाती है, उसमें नई जान पड़ जाती है। दरअसल ये दर पर्दा अपने महबूब की हद से ज़्यादा तारीफ़ें करता है। इसलिए तभी कहा है जिस चीज़ को छू दिया तूने एक बरगे नबात हो गई है। मेरे महबूब आप जिस चीज़ को छू लेते हैं उसमें नई जान पड़ जाती है, उसमें रौनक पड़ जाती है, उसमें खुशहाली पड़ जाती है। तो इसके बाद है अगला वाला शेर जो है उसमें फराग गोरखपुरी अपनी तारीफ़ें करता है। यानी इसमें तअल्ला सिन्नत तअल्ला इस्तेमाल हुआ है, सिन्नत तअल्ला इस्तेमाल हुआ है। क्या कहता है, एक एक सिफत फिराक उसकी देखा है तो ज़ात हो गई है। दरअसल इश्क हकीकी यहाँ पे नजर आता है, इस शेर में इश्क हकीकी नजर आता है। तभी कहा है एक एक सिफत फिराक उसकी देखा है तो ज़ात हो गई है। आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात। तभी मैंने कहा कि इसमें इश्क हकीकी नज़र आता है। शायर का कहना है कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो सिफात से बना है, औसाफ से बना है, खूबियों से बना है। यानी अल्लाह ताला की जो ज़ात है पूरी की पूरी सिफात से भरी हुई है, खूबियों से भरी हुई है। तभी कहा है एक एक सिफात फिराक उसकी। यानी शायर के कहने का मतलब ये है मेरा जो महबूब है उसकी एक एक सिफत जो है उन्हीं एक एक सिफात से, उन्हीं एक एक खूबियों से वो मिलकर बनी है अल्लाह ताला की ज़ात। यानी अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ऊंची, सबसे अजीम ज़ात है। क्यों? क्योंकि वो सिफात से बनी है, क्योंकि वो खूबियों से बनी है। तो ये था फिराक की तीसरी गज़ल। इस तरह फिराक की पूरी 3 गज़लें जिनका हमने शरह आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद पहले गज़ल की जो शरह है यानी तशरीह है वो मैंने पीडीएफ में डाल दी है। तो इंशाल्लाह अब 2 गज़लें और हैं, इनकी पीडीएफ में डाल दूंगा। उसके साथ इसके क्वेश्चंस भी होंगे अगर कोई क्वेश्चन था तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी मिली तो इंशाल्लाह अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा मीर गुलाम रसूल नाज की, उसके बारे में तभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो खुश रहो। तो फी अमानिल्लाह।